हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। वैसे इस वक्त आई फ्लू बहुत ज़्यादा तेज़ फैला हुआ है और इसके लक्षण होते हैं, आपको थोड़ी थोड़ी आंखों में खुजली होगी, अंदर से ऐसे लगता रहेगा कुछ है, रेत जैसा, कंकड़ जैसे, महीन 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 बारीक बारीक, और जो है आंखों में धीरे धीरे सॉइलिंग आने लगेगी और आंखों में रेडनेस हो जाएगी। तो ये सब लक्षण होते हैं जो है आपके आई फ्लू के। तो इनसे बचें, बाहर कम से कम निकलें और जितना निकलें चश्मे लगा के निकलें। किसी को हो ऐसा कुछ तो दूर रहें उससे और टच ना करें बहुत ज़्यादा। बस यही सब है। बाकी जो है आज के अपने अगले प्रश्न शुरू करते हैं विस्तार के साथ में। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी तैयारी में सहायक हों। सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे मेरा कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप तक दौड़ते दौड़ते पहुँचे, तुरंत पहुँचे। तो चलिए साथियों, विस्तार के साथ अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के सफ़र में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अकबरकालीन चित्रित पोथी अनवर-ए-सुहेली अनुवाद है। तो यहाँ पे पंचतंत्र का है, इसको जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका थोड़ा सा व्याख्या पढ़ते हैं। अकबरकालीन चित्रित पोथी अनवर-ए-सुहेली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने किया। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। आयार दानिश भी पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, जिसका अनुवाद मौलाना हुसैन फैज़ ने किया। तारीख रशीदी दरावनामा का अनुवाद है। नलद मयंती कलीला व्य दिमनाह तथा आयार दानिश की प्रतियां ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड तथा कुछ अन्य संग्रहालयों से प्राप्त हुई हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है तो आयार दानिश, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि अभी हमने पढ़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए ईरान सही हो जाएगा। चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 1544 ईस्वी की लगभग जब हुमायूं काबुल लौट रहा था तो तबरेज़ में उसकी मुलाकात दो महान ईरानी चित्रकारों से हुई। वे थे ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी और मीर सैयद अली। अब्दुल समद शिराजी पशु चित्रण करने में पारंगत था और मीर सैयद अली ग्राम्य चित्रण करने में। बाद में दोनों कलाकार हुमायूं के दरबारी चित्रकार के रूप में नियुक्त हुए, जिनकी अध्यक्षता में अकबर ने चित्रकारी की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। किंतु हिंदुस्तान की पुनर्विजय के बाद वह अधिक समय तक जीवित न रहा। अकबर ने गद्दी पर बैठने के बाद चित्रकला का एक नया विभाग खोल दिया। इसका अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं ईरान प्रवास के दौरान तारीख़े ख़ानदाने तैमूरिया को चित्रित करने के लिए ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद की सेवाएं प्राप्त की थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय तक भारतीय चित्रकार अधिकतर धार्मिक विषयों का चित्रण करते थे, जबकि ईरानी चित्रकारों ने राज दरबार के जीवन, युद्ध के दृश्य आदि का चित्रण करते थे। ख्वाजा अब्दुल समद को शीरी कलम कहा जाता था। यात्रा के पड़ाव के दौरान जब हुमायूं एक खेमे में बैठा था तो एक सुंदर पक्षी कबूतर आ बैठा। उसने उसको पकड़कर पंख काटे और चित्रकार से उसकी तस्वीर बनवाकर उसे छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? तो हुमायूं ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ? ऑप्शन नंबर बी शाहजहां सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ ली जाए। मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में हुआ। इसके अंतर्गत काले रंगों का प्रयोग किया गया। इन चित्रों की भाव व्यंजना शून्य है। ये स्थिर मुद्राओं को प्रकट करते हैं तथा अस्वाभाविक अलंकरण लगता है। इन चित्रों में एक प्रकार का सन्नाटा दृष्टिगोचर होता है। अगला प्रश्न है, स्याह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए, यह प्रविधि क्या है? तो यह काले रंग से चित्र को बनाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है, शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित हैं, तो यहाँ पे इनमें से कौन सा है? तो रंग महल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। शाहजहां काल की चित्रशाला में चित्रित लघु चित्रों में रंग महल और काम क्रीड़ा या रति संबंधी दृश्यों पर आधारित चित्र अधिक संख्या में बनाए गए। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। शाहजहां कालीन अधिकांश चित्रों में दरबार के दृश्यों का अंकन दिखाई पड़ता है। शाहजहां कालीन चित्रों में शाही रौब के कारण चित्र में भावना का अभाव रहता है और कृत्रिमता झलकने लगती है। अगला प्रश्न है, शाहजहां और उसके बेटे को किसने चित्रित किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोवर्धन। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी है जिसको पढ़ लेते हैं। शाहजहां और उसके बेटे दारा को चित्रकार गोवर्धन ने चित्रित किया। यह चित्र घोड़े पर चढ़े हुए प्रदर्शित है जो लगभग 1638 ईस्वी में बना है। शाहजहां के चित्र को लगभग 1630 ईस्वी में पयाग ने चित्रित किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अकबर सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुगल शासक अकबर के काल में चित्रकला में पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देने लगता है। यूरोपीय चित्रकला के कुछ नमूने पुर्तगालियों के माध्यम से अकबर के दरबार में पहुंचे। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। अकबरकालीन चित्रकारों ने यूरोपीय चित्रकारों से दो विशेषताएं ग्रहण की। व्यक्ति विशेष के चित्र बनाना, दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं का छोटे आकार में बनाना। इससे चित्रों में उचित अनुपात संभव हुआ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? इस पर स्टार बना हुआ है, यानी कि सही ऑप्शंस में। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं। बीच का एक प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूजन है, उसको मैं क्लियर करके आपको बाद में बता दूंगी। मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? तो इस पर भी स्टार बना हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहले आप इसके अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। मुगल कालीन चित्रों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है, वानस्पतिक, रासायनिक तथा खनिज। मुगल चित्रकार के रंग चमकदार तथा स्थायी हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था, जबकि अंतिम कुंजी में विकल्प बी को सही माना गया है। चलिए इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मुगल कालीन वानस्पतिक रंगों में काला काजल, महावर का रंग नीला, पीला है। इसके ब्रैकेट्स आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, मैं पढ़ूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। रासायनिक रंगों में सफ़ेद, लाल सिंदूर तथा हिंगुल, पीला प्यौड़ी आदि हैं। खनिज रंग में लाल हिरोंजी तथा गेरू, नीला लेपिस लाजुली, पीला चमकदार हरतल, पीला गंदा रामरज, हल्का पीला मटमैला, मुल्तानी मिट्टी, सफ़ेद खड़िया, हरा जंगाल या संग सब्ज आदि हैं। इन रंगों में सम्मिश्रण से बने बैंगनी, गहरे चमकदार हरे आदि रंग हैं। इन रंगों में अतिरिक्त शंख की भस्म, अभ्रक एवं सफ़ेद पत्थर को घिसकर बनाए गए महीन चूर्ण तथा सोने चांदी के वर्क से बने रंग का प्रयोग विशेष है। मुगल चित्रों में संगत तथा शीतल जैसे गुलाबी, हरे, फाख्तई, हल्के नीले, धुंधले तथा सफ़ेद रंगों का प्रयोग अधिक है। रात्रि तथा वर्षा का वातावरण दर्शाने के लिए प्रत्येक रंग में काला रंग मिला दिया जाता था। ऐसे रंग को बुता रंग कहते थे। चमकदार रंगों को चुहचुहा रंग कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो इसका सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, 3 रंगों में रखा गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? तो शाहजहां के काल में बनने लगे थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शाहजहां के काल में आकृति चित्रण और रंग सामंजस्य में
कमी आ गई थी, उसके काल में रेखांकन और बॉर्डर बनाने में उन्नति हुई। अब चित्रों में चौड़े हाशिए बनाए जाने लगे। अगला प्रश्न है, अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित था तो फतेहपुर सीकरी में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अकबर का आर्ट स्टूडियो फतेहपुर सीकरी में स्थित था। आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल लिखता है कि अकबर ने 100 से अधिक चित्रकारों की नियुक्ति की जो फतेहपुर सीकरी के एक विशेष भवन में कार्य करते थे। यह कार्य 1570 से 85 ईस्वी तक इस चित्रशाला में सुचारू रूप से चलता रहा। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। चित्रकार दसवंत को दीवार पर लिखते हुए देख उसकी प्रतिभा को पहचान कर सम्राट अकबर ने उसे अपनी सेवा में ले लिया। अब्दुस समद को अकबर ने 1557 ईस्वी में अपनी टकसाल का अधिकारी बना दिया। मिस्किन अकबर के दरबार में एक निपुण पक्षी चित्रकार था। मनूची ने लिखा है कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पोत दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाकायत ए बावरी की अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों ने उल्लेख किया, तो 19 ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकायत ए बावरी की अकबर कालीन प्रति में 19 उच्च कोटि के हिंदू और 3 उच्च कोटि के मुसलमान चित्रकारों का वर्णन है। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर प्रकाश डाल लेते हैं। आईने अकबरी के अनुसार अकबर की चित्रशाला के चित्रकार कायस्थ, चितेरा, सिलावट तथा खाती जाति के थे। बसावन चित्र की पृष्ठिका बनाने के काम में निपुण था। दसवंत ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण सुंदरता से किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है, तो यह जो है सलीम के जन्म वाला चित्र है। अकबर काल के इतिहासकार अबुल फजल की रचना अकबरनामा का चित्रण बादशाह ने करवाया। इसमें सलीम के जन्म का चित्र सर्वश्रेष्ठ। अकबरनामा की प्रति के 117 चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय साउथ केंसिंगटन में सुरक्षित हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से चित्र के संदर्भ में कौन सा सही जोड़ा बना है? अकबर सलीम का जन्म, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया है। इस पर भी स्टार बना हुआ है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अबुल फजल ने अकबरनामा के लेखन कार्य को 1589 ईस्वी में प्रारंभ किया। यह लेखन कार्य 13 वर्षों तक अर्थात 1589 से 1602 ईस्वी तक चलता रहा। अकबरनामा 3 जिल्दों में विभक्त है। पहली 2 जिल्दें इतिहास और तीसरी आईने अकबरी है। पहली जिल्द में आदम से लेकर सम्राट अकबर के जीवन के एक खगोलीय कालचक्र तक के मानव जाति के इतिहास का विवरण दिया गया है। दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल के 46वें वर्ष तक का इतिहास है। यह जिल्द यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले ही वर्ष अर्थात 1602 ईस्वी में अबुल फजल शाहजादा सलीम के षड्यंत्र का शिकार हो गया। सलीम के सहयोगी बीर सिंह बुंदेला ने उसकी हत्या कर दी। अबुल फजल की मृत्यु के बाद इनायत उल्लाह ने तकमीत अकबरनामा लिखकर इस ग्रंथ को पूरा किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प बी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया क्योंकि सही उत्तर विकल्प में नहीं है। अगला प्रश्न है। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सही हो जाएगा। इसका जो है व्याख्या देख लेते हैं। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इस प्रति को संग्रहालय ने आगरा कॉलेज आगरा से प्राप्त किया था। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। बाबरनामा प्रति के कुछ फुटकर पृष्ठ विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय साउथ केंसिंगटन में सुरक्षित है, जो कि लंदन में है। तूतीनामा के कुछ चित्रित पृष्ठ राजकीय संग्रहालय लखनऊ में सुरक्षित हैं। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है। ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया था? तो शाहनामा में किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
प्रमुख ईरानी ग्रंथ शाहनामा का चित्रण अकबर काल में किया गया। इसमें ईरान के राजाओं का चित्रण किया गया। शाहनामा के प्रति में जामी कवि के काव्य का एक भाग संकलित है। ईरान ग्रंथ शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अब्दुस समद सही हो जाएगा। इसकी जो है थोड़ी सी व्याख्या भी है यहाँ पे। अब्दुस समद केवल एक श्रेष्ठ चित्रकार ही नहीं था, वरन वह अपनी सुलिपि के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। चलिए, इसकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अब्दुस समद दीन इलाही का अनुयायी था। अब्दुस समद की मृत्यु 1585 ईस्वी के लगभग में हुई थी। अकबर के दरबार में अब्दुस समद को मनसबदारी के पद पर भी नियुक्त किया गया था। चलिए, इसका जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? तो 6 थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अकबर की चित्रशाला में कुल 6 गुजराती चित्रकार थे। अकबर के दरबार में अधिकांश चित्रकार कायस्थ, चितेरा, खाती तथा कहार जाति के थे। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लीजिए। अकबर ने प्रोत्साहन स्वरूप अनेक चित्रकारों को नादिरुल मुल्क तथा हुमायूं शाही की उपाधियों से विभूषित किया। आईने अकबरी में 13 उच्च कोटि के हिंदू और 4 मुसलमान चित्रकारों का वर्णन है। मीर सैयद अली के प्राप्त चित्र तबरेज़ की ईरानी शैली के हैं। चलिए, आज का हमारा आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनाए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अकबर सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर मुगल शासनकाल में ग्रंथ चित्रण एक प्रमुख विशेषता थी। अकबर के शासनकाल में कई मुस्लिम ग्रंथों के साथ साथ हिंदू धर्म ग्रंथों का भी चित्रण किया गया। बाद में जहांगीरी कलम में चित्रकला को इस बंधन से मुक्त कर दिया गया। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। केशव तुलसीदास के समकालीन तथा परिचित थे। केशव ने अपने काव्य में संस्कृत काव्य शैली का अनुसरण किया। केशव की भाषा में सहजता के साथ पर क्लिष्टता अधिक है और इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो साथियों, इसी के साथ आज के भी हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से देखे हों, सुने हों, समझे हों और लिख कर देखिए, उन्हें बार बार रिपीट करिए। पिछला रिवाइज ज़रूर करते जाइए, बार बार कह रही हूँ, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है सफल होने के लिए। तो चलिए, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट किसी अच्छे से और वीडियो के साथ, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, किसी और जो है आपके काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।